हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर ब्राइट। आज की इस वीडियो में हम करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन। जैसे कि हमें पता है कि जनवरी में हमारा सीटेट होने वाला है, तो हम सीटेट के लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम ये लेवल 2 का क्वेश्चन पेपर है 2021 का, SST का, और ये हम साइकोलॉजी का पोर्शन है जो उसको डिस्कस करते हैं। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता, बहुसूत्रीय और मिश्रित होता है। विकास में केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है। यानी कि हमें चाइल्डहुड जो हमारी एज है उसका बताना है कि उसमें विकास कैसा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहुसूत्रीय और मिश्रित होता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट। यानी कि मल्टी लेयर में होता है, एक लेयर में नहीं होता, मल्टी लेयर में इसका विकास होता है। और कॉम्प्लेक्स होता है, लाइनर नहीं होता। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इनको हम इंग्लिश में भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज, क्योंकि हिंदी में इसके कई नाम आ सकते हैं, जैसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी आ सकता है, और जैसे इसमें निकटस्थ विकास का क्षेत्र दे रखा है, तो इसको हम इंग्लिश में देखते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट इज। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में ZPD। इसके बारे में पूछ रहा है कि ये क्या है। तो हमारे ऑप्शन है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा अपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि अपनी आयु के अनुसार बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकती है, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू में विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। नंबर 4 है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि ZPD क्या होते हैं। ZPD होते हैं कि जिसमें एक बच्चा जो दूसरा व्यक्ति है जो उसे बड़ा हो सकता है, उससे दक्ष हो सकता है किसी भी चीज़ में, उससे वो ज्ञान अर्जित करता है, उसकी हेल्प से वो कुछ सीखता है। तो जहाँ पे भी ये आ जाए कुछ, जैसे ऑप्शन फर्स्ट में है कि अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा अपार्जित किया गया ज्ञान, इसका अर्थ ये हो जाएगा ZPD का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्र जैसे कि प्याजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं, तो ये जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये उसकी 4th स्टेज बताई है उसने, बच्चे की 4थी अवस्था है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चा कैसा होता है ये पूछ रखा है। नंबर 1 है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञापति चिंतन करने में समर्थ है। इसके हम इंग्लिश भी देख सकते हैं क्योंकि इसकी हिंदी बहुत ज़्यादा हार्ड दे रखी है, इसके हिंदी में वर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, तो हम इंग्लिश से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोर्शनल थॉट। सेकंड है, आर बाउंड बाय सेंट्रेशन एंड इरिसिबिलिटी ऑफ थॉट। थर्ड है, कैन नॉट कंजर्व क्लासीफाई एंड सेरिएट। फोर्थ है, बिगिन टू इंगेज इन मेक बिलीव एंड सिम्बोलिक प्ले। तो जैसे कि ये 4th जो एज है, अवस्था है प्याजे की, इसमें बच्चा क्या करता है, तो इसमें बच्चा जो निगमनात्मक तर्क हैं वो करने में समर्थ हो जाता है, यानी कि उसकी डिडक्टिव रीजनिंग और प्रोपोर्शनल थॉट आने लगते हैं। इसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित होता है। इसके ऑप्शन है, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, सेकंड ऑप्शन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, क्योंकि वो समाज में एक्टिव है और समाज के प्रोस्पेक्टिव से कार्य करेगा, तो इसका आंसर सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास होगा। नेक्स्ट है हमारी हावर गार्डनर की बुद्धि से
हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। तो इसमें सही वाला बताना है। एक तरफ तो इसमें बुद्धि के ये सारे प्रकार दिए हुए हैं नीचे, और ये इसमें जो अंतःस्थिति अनुपालन संभावना है कि किसमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है वो दिए हुए हैं। जैसे स्थानिक बुद्धि, स्पेशल बुद्धि किस में होती है, थेरेपिस्ट में, यानी कि मनोवैज्ञानिक। इंट्रापर्सनल बुद्धि, सेल्स पर्सन। लिंग्विस्टिक स्कलर पर। बॉडी काइनेस्टिक, एथलीट। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एथलीट वाला राइट है, और सारे ये गलत हैं क्योंकि स्थानिक मनोवैज्ञानिक नहीं होता और इंट्रापर्सनल सेल्समैन नहीं होता। इसका आंसर 4th होगा सही। नंबर 6 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। तो जैसे कि लेव वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चा संज्ञानात्मक विकास जो है उसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। भाषा के बारे में बोलता है कि भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो ये भाषा अधिग्रहण यंत्र है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसके बारे में कौन बोलता है, नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने बताया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में। और संज्ञानात्मक विकास चरणों में किसने बताया है, प्याजे ने बताया है। स्कीमा भी प्याजे ने ये भी प्याजे से रिलेटिव है। सो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ता का मूल्यांकन बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट होता है। अभिभावकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक देने के प्रयोजन में बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों की पहचानने में सहायक होता है। बेहद महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। यानी कि एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, उसमें पूछ रखा है कि असेसमेंट, अधिगम का जो असेसमेंट होता है उसका अधिगमकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें बच्चे अपनी समझ पर आधारित जानकारी एकत्र करते हैं, इसलिए 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइप, उसको बढ़ाने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है। ऑप्शन नंबर 1 है, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, 4th। मिश्रित लिंग यानी कि सभी को एक साथ क्रियाकलाप करना चाहिए, एक साथ बातचीत करने के लिए भी उनको प्रमोट करना चाहिए। नंबर 9 है, अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को समझना चाहिए। बहुभाषिकता कौन से होते हैं, जो एक से ज़्यादा भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। जैसे क्लासरूम में कोई हिंदी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई और अन्य भाषा बोलता है। तो ये हमारे अध्यापक के लिए क्या है, एक गुण और साधन है, एक रुकावट है, एक समस्या है, या एक व्यवस्थागत मुद्दा है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक गुण और साधन है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। बहुभाषिकता एक रुकावट नहीं है, ये एक साधन के रूप में होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का उपयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 4th। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड केटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी कि जो अध्यापक है वो सभी बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक
उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, अल्बर्ट बंडूरा, बी.एफ. स्किनर। तो जैसे हमें पता है, इसमें हमें एक चीज़ नोट करनी होती है, सांस्कृतिक उपकरण। इसके बारे में कौन बात करता है? जहाँ कहीं भी सामाजिक और सांस्कृतिक आ जाए, उसका आंसर हमेशा ही लेव वाइगोत्स्की होगा, क्योंकि इसने सोशल कल्चरल थ्योरी दी है इसलिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? जो आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी, यानी कि जो बहुत कम देख सकते हैं, उनके लिए पूछ रहा है कि कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं होगी। बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें, ये तो उसके लिए जरूरी होगी। त्रिविमीय नक्शे और चार्ट भी जरूरी होंगे। बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय सूचना पट, ये भी इम्पोर्टेंट होंगी। लेकिन छोटी मुद्रा वाली कार्य शीट, ये उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगी। एंड इसका आंसर होगा 4th। नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा है। बच्चों की उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। नंबर 2 है, बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उसकी सीमाओं की पहचान करने के लिए नामांकित करना। अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षणिक संस्थानों का प्रावधान करना। दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है वो कैसी है कि सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है। समावेशी शिक्षा होती है कि सभी बच्चों के लिए शिक्षा और समान रूप से शिक्षा दी जाए। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, या रटने पर आधारित परीक्षा कराकर। तो इसका आंसर हो जाएगा कि चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, पठन वैफल्य यानी कि डिसलेक्सिया बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है? जो कि पढ़ने में असमर्थ होते हैं उनको पठन वैफल्य बोलते हैं। ऑप्शन 1 है, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ को जानकर, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा, उनके पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से, उनकी जटिल और उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमता का आकलन करके। ना तो इसमें आकलन की कहीं बात होती है, ना सामाजिक संदर्भ की, ये सिर्फ पढ़ने लिखने से रिलेटिव है। तो इसका आंसर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है? तो इसको देखते हैं। अधिगमकर्ता से बातचीत करके उनकी आवश्यकताओं को, उनके सम्मुख आई चुनौतियों को समझना। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना, गलत होगा ये भी। विद्यार्थियों को संतुलित चुनौतीपूर्ण लक्ष्यों के लिए अभिप्रेरित करना। उपयुक्त शिक्षण सहायता उपलब्ध कराना। कार्यकलापों के लिए सहयोगी समूह बनाना और विद्यार्थियों को एक दूसरे का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका आंसर होगा कौन सा? इसमें पूछ रखा नहीं, तो नहीं के लिए कौन सा होता है? ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहना। ये हमेशा नहीं में आएगा, नेगेटिव में आएगा, इसलिए क्वेश्चन आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट है, बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सांवेगिक अवस्था यानी कि फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन देयर लर्निंग। सो इसमें ऑप्शन है हमारे, इस पर बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था का कोई प्रभाव नहीं होता, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, आपसे कोई संबंध नहीं होता या भूमिका नगण्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है शारीरिक स्वास्थ्य की और इमोशनल हेल्थ की। क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभाव और अभिप्रेरणा को सुव्यवस्थित कर पाएँ। तो ये बिल्कुल ठीक होगा, नंबर 1। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करना, ये नहीं होगा। विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना जिससे वे
उपेक्षित करने में सशक्त हो जाएं, ये भी ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके, उपेक्षा नहीं करेंगे तो ये भी गलत होगा। तो इसका पहला और तीसरा सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिगम एक खालिस्तान और खालिस्तान प्रक्रिया है। जटिल और सक्रिय, सरल और रैखिक, सरल व्यक्तिगत, जटिल और निष्क्रिय। तो ये जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि कॉम्प्लेक्स और एक्टिव प्रोसेस है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता को टालना चाहिए या उपेक्षित करना चाहिए या समझना चाहिए या अनदेखा करना चाहिए। तो इसका आंसर थर्ड हो जाएगा कि समझना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए ब्लैंक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय खालिस्तान वातावरण के, यानी कि कौन से वातावरण की रचना करनी चाहिए, किसकी बजाय। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सहयोगिक, प्रतिस्पर्धी, यानी कि कोलैबोरेटिव की करनी चाहिए, लेकिन कॉम्पिटिटिव की नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है। इसके ऑप्शन है, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। सीखने से ज़्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना चाहिए, वे कार्य देना जो बहुत सरल हो। प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, स्काफोल्डिंग आएगा इसका आंसर। पहाड़ को ढांचा या मचान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है 23, बच्चों के चिन्ह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें नहीं का पूछ रखा, कौन सा सही नहीं है। बच्चों के चिंतन के लिए, उनकी थिंकिंग के बारे में बोल रखा है। तो बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराती है। यही इसमें नेगेटिव हो जाएगा। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं और उनमें अन्वेषण यानी कि खोज की लालसा होती है। बिल्कुल होती है, बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। तो इसका आंसर नेगेटिव है में जाएगा, तो नेगेटिव सेकंड ऑप्शन इज राइट। 24 देखते हैं, बच्चों का विद्यालय में असफल होना। कहीं भी विद्यालय अगर बच्चों के बारे में बोल रहा है कि बच्चे असफल होते हैं, तो इसका मतलब स्कूल भी असफल है। इसका ऑप्शन वही सही जाएगा जिसमें स्कूल के बारे में बोल रखा है। ऑप्शन फर्स्ट है, प्रस्तावित करता है कि वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों में अधिगम का सामर्थ्य नहीं होता है। निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। साबित करता है कि बच्चों में आनुवंशिक पैदाइशी कमियां हैं, इन्हें विद्यालय से निकाल देना चाहिए। सूचित करता है कि अभिभावकों में अपने बच्चों के अधिगम में सहायता करने का समर्थन नहीं है। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 25 है, समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। नंबर सेकंड है, बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। तो ये गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। बच्चों का ध्यान भंग हो सकता है, ये भी नहीं होगा। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक यानी कि कॉम्पिटिटिव टेंडेंसी, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 1 इज राइट होगा। एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं तो वो स्वयं का चिंतन कर रहे हैं और एक दूसरे से क्रियाकलाप कर रहे हैं। 26 है, एक ब्लैंक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र और आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। ऑप्शन है, अध्यापक केंद्रित, प्रगतिशील, पाठ्यपुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी, यानी कि टीचर सेंट्रिक, प्रोग्रेसिव, टेक्स्ट बुक या बिहेवियरिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड। 27 है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। डेवलपमेंट के बारे में बताना कि कौन सा कथन सही है। तो 27 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ही सही हो जाएगा कि बच्चों में विकास बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। 28 है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। इसमें बाल्यावस्था की
अवधि का पूछ रखा है कि कौन सा चिन्ह विशेष है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना, तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं, पेशे कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि की तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। सेकंड लास्ट है, बच्चों के समाजीकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती, बहुत कम भूमिका होती है। प्राथमिक कारक होता है, द्वितीयक कारक होता है। तो जैसे कि हमें पता है कि प्राथमिक कारक में कौन कौन से आएंगे, प्राथमिक कारक में जहाँ भी परिवार आए, माँ बाप आए, ये सब प्राथमिक कारक होंगे। अगर कहीं भी हमारी सोसाइटी, स्कूल, ये हमारे द्वितीयक कारक होंगे। तो इसमें सोसाइटी का पूछ रखा, सोशलाइजेशन, इसका आंसर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया है कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। जीन पियाजे ने, लेव वाइगोत्स्की ने, हावर्ड गार्डनर ने, लॉरेंस कोलबर्ग ने। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जीन पियाजे ने। आज की इस वीडियो में हमने सीटेट जनवरी 2021 का पेपर सॉल्व किया है, साइकोलॉजी का। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपको सीटेट, एस्टेट, DSSB या फिर हरियाणा का कोई भी टेस्ट से संबंधित यहाँ पे बहुत जानकारी मिलेगी। थैंक यू।